नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, भारत देश में हर दिन कुछ न कुछ नई खबरें सुनने और देखने को मिलती है। इस देश में रहते हुए आप भी यहाँ की ताज़ा खबरों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ऐसे ही भारत देश में अभी के समय में एक बड़ी बात चल रही है, जिसका जिक्र न्यूज़ चैनल, पॉलिटिशियन और यहाँ की जनता बड़ी मात्रा में कर रही है। इस खबर का नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कह सकते हैं। फिलहाल इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बड़े चर्चे चल रही है और आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी चर्चा की बात बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये जानेंगे, फिर बाद में इसका इतिहास जानेंगे और आखिर में यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है ये जानेंगे और साथ ही जनता के कुछ सवालों की बात करेंगे। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का शाब्दिक मतलब जानते हैं। इसमें कोड का मतलब कानूनों का कलेक्शन है, सिविल का मतलब सिविल मामलों में। मैं आगे बताता हूँ कि सिविल मामले कौन से होते हैं। और यूनिफॉर्म का मतलब समान, लेकिन कैसा समान, तो सभी धर्मों और सभी फैमिली प्रॉब्लम के लिए समान। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा मतलब हुआ सिविल मामलों में सभी के लिए समान कानून। मतलब पूरे भारत में ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान हो, जिससे धर्म, जाति और लिंग जैसे भेदभाव खत्म हो। पहले हम सिविल मामले कौन से होते हैं यह जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत में कानून के मेनली दो प्रकार होते हैं। पहला क्रिमिनल लॉ, जिसे आपराधिक कानून कहा जाता है। क्रिमिनल मामलों में रेप, मर्डर, चोरी, डकैती इन जैसे संगीन जुर्म शामिल है। और आप भी जो जानते हो, जो कोई भी अपराध है तो यह क्रिमिनल लॉ के अंडर आती है। और दूसरा है सिविल लॉ, जिसे दीवानी कानून भी कहा जाता है। इस सिविल लॉ में सभी फैमिली प्रॉब्लम, रिलीजन प्रॉब्लम, तलाक, बंटवारा, फैमिली विवाद, बच्चों और पत्नी का मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता, तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी, बच्चों की गार्डियनशिप, चाइल्ड अडॉप्शन, फैमिली लैंड प्रॉब्लम, जमीन विवाद, जमीन का सक्सेशन, इन जैसे मामले सिविल लॉ के अंडर आते हैं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का थोड़ा फार मतलब समझ गए होंगे और सिविल मामले कौन से होते हैं ये भी जान गए होंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि अभी अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना चर्चा में आए? इसे जानने से पहले इससे संबंधित थोड़ा इतिहास जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्राचीन समय में लोगों के लिए ऐसे कोई भी कानून नहीं थे। तब राजा महाराजाओं का शासन चलता था और तब उनके देश की जनता उनका काम मानती थी, मतलब वह राजा का कानून होता था। उसके बाद किसी को लगा होगा कि सभी लोगों के लिए एक लिखित कानून होना चाहिए, तो एंशिएंट इंडिया में कुछ वेद और स्मृति बनी, जिससे कानून चलने लगा। वेद जो कि 4 है और स्मृति जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति है, इनसे न्याय व्यवस्था देखी जाती थी और सभी अपराधों का दंड और प्राचीन समय के सभी कायदे इसमें लिखित थे। फिर बाद में मध्य युग के दौरान मुस्लिम देशों से भारत में मुस्लिम आने लगे और यहाँ अपना शासन चलाने लगे। तब मुस्लिमों के कानून को शरीयत लॉ बोलते थे। जब औरंगजेब का शासन चालू हुआ तब औरंगजेब ने शरीयत लॉ के कुछ डाइवर्सिटीज और कुछ कानूनों को बदलने का निर्णय किया, जिसके बाद औरंगजेब ने खुद से शरीयत लॉ में बदलाव करके फतवा या आलमगीरी लॉ बनाया, जिसका मतलब औरंगजेब ने जारी किया हुआ फतवा, क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर भी कहते थे। इस समय सभी क्रिमिनल लॉ इसी लॉ से देखे जाते थे और सिविल लॉ के लिए कोई लिखित कानून नहीं था। तो ऐसे में मुस्लिम है तो काजी फैसला करते थे, हिंदू है तो उनके परंपरा के हिसाब से मतलब वेदों और स्मृति को फॉलो करते थे। उसके बाद 1600 के बाद ब्रिटिश इंडिया में आने लगे और वो इंडिया पर शासन करना चाहते थे और उनको सफलता भी मिलने लगी थी। इसी बीच 1765 में बैटल ऑफ बक्सर में मुगलों की हार के बाद ब्रिटिश और मुगलों के बीच ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मतलब सिविल राइट मिल जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड रेवेन्यू और सारे सिविल राइट अपने पास ली थी। तो लगभग 1772 तक यही फतवा आलमगीरी कानून लागू थे, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन कानूनों में बदलाव किए। वारन हेस्टिंग की मदद से 1772 में नया जुडिशियल प्लान बनाया, जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट बनाई गई। इन कोर्ट में क्रिमिनल मामलों के लिए मुस्लिम क्रिमिनल लॉ से दंड दिया जाता था और सिविल मामलों में हिंदू है तो हिंदू परंपरा के अनुसार खुद के कानून और मुस्लिम है तो उनके खुद के कानून थे और बाकी माइनॉरिटीज के लिए कोई खास कानून नहीं थे। फिर 1781 में नए रेगुलेशन आए, फिर इन कानूनों में बदलाव की गई, जिसमें सिविल मामलों में हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम शरीयत लॉ और बाकी गैर हिंदू और गैर मुस्लिमों के लिए इंग्लिश लॉ लगाई गई। और क्रिमिनल मामलों में मुस्लिम क्रिमिनल लॉ के कुछ कानून काफ़ी कठोर थे, तो ब्रिटिशों ने थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश लॉ इम्प्लीमेंट कर दिए। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों का शासन भले ही था, लेकिन वो सिविल मामलों में पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग आंदोलन, दंगे इन जैसी हरकतें भी कर सकते थे, तो वो सिविल मामलों से दूर रहते थे। लेकिन फिर 1828 में आए हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आने के 1 साल में 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को ऑफिशियल रूप से समाप्त किया और नवजात लड़कियों की हत्या को रुकवाया, जिसे स्त्री भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। फिर 1833 में पहला चार्टर एक्ट आया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल शुरू हुआ और तब पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। और इस चार्टर एक्ट में एक यूनिफॉर्म क्वालिफाइड सिस्टम बनाने की बात भी रखी गई, जिसके लिए पहला लॉ कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाउली थे। इस वक्त लॉर्ड मैकाउली ने सबसे पहली बार इंडियन पेनल कोड IPC का ड्राफ्ट लिखा और इस कमीशन ने दूसरा सुझाव दिया कि पूरे भारत पर लागू होने वाले कानून बनाए जाए, मतलब कानूनों के मामले में एकरूपता होनी चाहिए। उसके बाद 1853 में दूसरा चार्टर एक्ट पास हुआ और दूसरा लॉ कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन रोमिली। इस कमीशन को पहले लॉ कमीशन के कुछ डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना था और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने थे।
और उन्होंने सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाई और आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कुछ अमेंडमेंट करने के सुझाव दिए। फिर जब 1850 में लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से 2 महत्वपूर्ण एक्ट पास किए, जिसमें 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज एबोलिशन एक्ट पास किया, मतलब सभी कास्ट के लिए समान न्याय कानून बनाया, और दूसरा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। यह पहली बार था जब अंग्रेजों ने फैमिली मैटर में कानून बनाया था। आगे उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 1858 में इंग्लैंड की रानी यहाँ की शासिका हो गई और इस समय तनाव का वातावरण था, लेकिन अंग्रेजों को तो शासन चलाना था। फिर जॉन रोमेली के रिकमेंडेशन से 1859 में सीपीसी लागू हुआ, 1860 में आईपीसी लागू हुआ और 1861 में सीआरपीसी लागू हुआ। आगे चलते चलते अंग्रेजों को ऐसा एहसास होने लगा कि हमें शासन करने के साथ यहाँ की परंपराओं को भी रेगुलेट करना है, तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की परंपरा में रिसर्च करना शुरू की। हालांकि उन्हें हिंदू धर्म से काफ़ी समर्थन भी मिलती थी और मुस्लिमों से ज़्यादातर विरोध मिलता था, तो इसलिए हिंदुओं के कानून में काफ़ी अच्छे सुधार देखने को मिले। 1873 में एक एक्ट आया जिसका नाम था स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह होंगे। हालांकि ये एक्ट समय के चलते खारिज हो गया। फिर इस एक्ट को 1954 में रिफॉर्म कराया गया। आज भी इसी एक्ट से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियाँ होती हैं। 1937 तक आते आते बीच में बहुत सारे कानून बनाए गए थे, जिसमें हिंदू महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी राइट भी थे। इस समय तक हिंदुओं के लिए लगभग बहुत कानून बन गए थे, लेकिन मुस्लिमों के कानून में सुधार न के बराबर था। फिर अंग्रेजों ने मुस्लिमों से सलाह ली, लेकिन फिर भी वो अपने कानून में बदलाव नहीं चाहते थे। तो फाइनली 1937 में नया एक्ट बना, जिसका नाम है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जिसका मतलब था कि हिंदुओं के सभी सिविल निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही लिए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यह ऐसा समय हो गया था जब कुछ ही दिनों में भारत को आज़ादी मिलने वाली थी, तो नए भारत के लिए लगभग नए कानूनों के प्रयास शुरू हो गए थे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे, जिनका मानना था कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसमें सभी धर्मों, जातियों और सभी लिंग के लिए एक जैसा समान कानून होना चाहिए, ताकि जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव खत्म हो सके। लेकिन भारी विरोध के कारण इनको भी रुकना पड़ा। फिर संविधान बनाने की प्रोसेस में फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हुआ। तब सभी की सहमति से निर्णय लिया गया, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में मेंशन है, कि भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। और अभी देखा जाए तो भारत के सिर्फ गोवा राज्य में इसी लागू है और बाकी बहुत राज्य इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। 1941 से 1956 का पूरा पीरियड हिंदू कोड बिल के वाद विवादों का था। लेकिन देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में अभी तक काफ़ी सुधार हुए थे, जबकि मुस्लिमों में कुछ भी सुधार नहीं हुए थे। जबकि हिंदू क्रांतिकारक अच्छा प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुस्लिमों से नए कानून बनाने को सिर्फ विरोध ही मिल रहा था, जो अभी भी मिलता है। मुस्लिमों में सिर्फ कुछ ही एक्ट है जिसमें चेंज हो पाए, जैसे कि 1985 में शाह बानो केस और 2017 में शायरा बानो केस। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई। तो दोस्तों, यहाँ तक था यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे का थोड़ा पार लेकिन महत्वपूर्ण इतिहास। अब हम ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी इंडियन अपोजिशन पार्टीज यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, क्योंकि उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के रिलीजियस फ्रीडम को वायोलेट करेगा, और कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ की प्रेजेंट सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रही है। दूसरा, मुस्लिम जनता विरोध क्यों कर रही है। मुस्लिम जनता विरोध करने का खास कारण है कि यूसीसी लागू होने से उनका रिलीजियस सिस्टम खत्म हो जाएगा, और साथ ही उनके मल्टी मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन और इनहेरिटेंस जैसे कुछ महत्वपूर्ण कानून खत्म हो जाएंगे। तो शायद इसी कारण से मुस्लिम वर्ग से विरोध हो रहा है। आगे जानते हैं कि क्यों अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा का विषय बन गए। तो सबसे पहली बार 1967 में चुनाव के समय भारतीय जनसंघ ने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर वो सत्ता में आते तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस की जीत हो गई। फिर 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद फिर यूसीसी की चर्चा हुई। बीजेपी का शुरू से आर्टिकल 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मेन एजेंडा रहा है। वाजपेयी के सरकार के समय भी यूसीसी की कोई बात नहीं बनी, लेकिन 2019 के इलेक्शन के समय बीजेपी ने अपनी घोषणा में कहा था कि वो राम मंदिर निर्माण, आर्टिकल 370 रद्द करेंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेंगे, जिसमें अभी बाकियों पर काम हो गए, अभी बचा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सत्ता के आखिरी साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस पर अपनी मोहर लगाई है और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का बड़ा प्रयास कर रही है। आगे कुछ जनता के सवाल देखते। पहला, यूनिफॉर्म से आरक्षण खत्म हो जाएगा क्या। तो नहीं दोस्तों, यूनिफॉर्म लागू होने से आरक्षण पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण एजुकेशन, पॉलिटिक्स और नौकरियों में लागू होता है, इसका सिविल मामलों से संबंध नहीं है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ेंगे क्या। शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम जनता यूसीसी के विरोध में दिख रही है, लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे जनता की भलाई ही होगी। तीसरा, किन किन मामलों में समान कानून आएंगे। सिविल मैटर के तहत फैमिली प्रॉब्लम, रिलीजन प्रॉब्लम, तलाक, बंटवारा, फैमिली विवाद, बच्चों और पत्नी का मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता, तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी, बच्चों की गार्डियनशिप, चाइल्ड अडॉप्शन, फैमिली लैंड प्रॉब्लम जैसा कि जमीन विवाद, जमीन का सक्सेशन, इन सभी के लिए भारत के हर नागरिक को समान कानून होंगे। जिसके बाद चल रहे सभी धार्मिक कानून खत्म होंगे और नया यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानून अप्लाई होंगे। सिर्फ धार्मिक कानून खत्म होंगे, धार्मिक परंपरा खत्म नहीं होगी। ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी बात पर भी ज़्यादा बहस हो रही है।
तो दोस्तों ये थी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आपको कोई बता पाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।